तो हाय, चलो और टिपिकल एग्जांपल्स देखेंगे। ये दोनों भी आपके गेट के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी गेट के क्वेश्चन हैं। दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक एक बार देखेंगे। अगर मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा बड़ा होता तो मैं आपको एक साथ ढेर सारे क्वेश्चन करा पाता, बट बहरहाल चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब दो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखेंगे पहले फिर इसको देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपका मेन से स्टार्ट है, ठीक है। मेन से स्टार्ट है और फॉर आई इज इक्वल टू 1। अच्छा, इनिशियलाइजेशन कहाँ से हुआ? पहले लूप का 1 से कहाँ तक जा रहा है? एन तक जा रहा है जी, है। और यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कैसे कर रहे हैं? आई प्लस प्लस। फिर देखो दोनों के बीच में कोई लाइन नहीं है, तो कौन सा लूप हुआ? नेस्टेड लूप हुआ। इसके बाद का लूप आया फॉर आई इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू एन। अब इसने गेम क्या खेला है? यहाँ पर खेला है j इज इक्वल टू जे प्लस आई, ना तो j प्लस 1 लिखा है। यहाँ पर भी आपका जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? आई की वैल्यू पे, ठीक है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आपकी आई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लेट अस फाइंड व्हाट वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इजी है, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने निकाला। तो कहीं भी डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन आए, जहां पर भी नेस्टेड लूप डिपेंडेंसी का क्वेश्चन है, आपको ऐसे निकालना है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई जे कितनी बार चल रहा है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई जे कितनी बार चल रहा है, लूप कितनी बार चल रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 1 तक है। i की इनिशियल वैल्यू क्या है जी? i की इनिशियल वैल्यू है 1, है जी। i की इनिशियल वैल्यू है 1। अब जब i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर इंक्रीमेंट स्टेटमेंट हमारी क्या बन गई? j प्लस 1। तो हमारा j कितनी बार चल तो हमारा ये अंदर वाली स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी j प्लस 1 के केस में कितनी होगी? जब j इंक्रीमेंट हो गया हमारा j प्लस 1, तो ये अंदर वाली स्टेटमेंट लूप कितनी बार रन चलेगा? n बार, है ना। n बार क्यों चलेगा? क्योंकि j प्लस 1 ये लीनियर केस के जैसा ही है। 1 से n तक जा रहे हो, 1 रुपए आप हर दिन कमा रहे हो, तो n टाइम ही चलेगा ना। और ये 1 कैसे हो गया? क्योंकि i की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इस केस में लीनियरली चला, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फॉर i, अब ये जब अगली बार में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। i की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो यहाँ कंडीशन मिल जाएगी j प्लस 2। अब कितनी बार लूप चलेगा? अब आपका लूप चलेगा आपका n बाई 2 टाइम्स। इसी तरह आपका i इज इक्वल टू 3 के लिए देखो, i इज इक्वल टू 3 के लिए लूप कितनी बार चलेगा? n बाई 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये अब आपका, अब इसी तरह हम लोग कैसे, इसी का आपको कैसे लगना है? एंड सो ऑन। जब i की वैल्यू n हो जाएगी तो आपकी अंदर वाली स्टेटमेंट n बाई n टाइम चलेगी, विच इज इक्वल टू 1। तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए लूप कितनी बार चला इन ओवरऑल, लूप कितनी बार चला मतलब ये रेलगाड़ी कितनी बार चली, ठीक है। तो कितनी बार चली, इसके लिए आपको आंसर निकालना पड़ेगा। अब मैं आंसर कहाँ निकालूं, क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड छोटा है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि आई जब 1 होगा तो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट j प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगी और ये अंदर वाली स्टेटमेंट चलेगी n टाइम्स। i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 2 के लिए n बाई 2, फिर n बाई 3 और सो ऑन 1 तक, ठीक है। अब मैं आपको पहले व्हाइट, ठीक है, देखो। तो ये मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा मेन मकसद है मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना मतलब लूप कितनी बार चला, तो लूप कितनी बार चला? n टाइम चला, n बाई 2, तो n प्लस n बाई 2 प्लस n बाई 3 प्लस n, ठीक है। तो ये हमारा टोटल लूप चला। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। अगर आपने इतना कर दिया ना तो बस आपका हाफ क्वेश्चन हो गया। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, मोस्ट प्रॉब्ली आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि मुझे भी लगा था। मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आपको शायद डिफिकल्ट ना भी लगे, बट ये डिफिकल्ट टॉपिक है। तो अगर अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, प्लीज मत छोड़ो, एक बार टॉपिक खत्म होने दो, 10 बार रिवाइज करो, आपको पक्का ये चीज समझ आ जाएगी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कैसे रही है। देखो आप फर्स्ट ईयर में देख रहे हो, सेकंड ईयर में देख रहे हो, थर्ड ईयर में देख रहे हो, फोर्थ ईयर में देख रहे हो, मुझे नहीं पता, बट आप, मुझे पता है अगर आप फर्स्ट ईयर में से नहीं, या सेकंड ईयर में जब भी होता है सब्जेक्ट, मुझे नहीं शायद सेकंड ईयर में होता है, अगर आप सेकंड ईयर में सब्जेक्ट को नहीं समझ पाए तो आपको पूरे 4 साल रोना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप फोर्थ ईयर में नहीं समझ पाए तो आपको पूरी जिंदगी भर रोना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये पढ़िए अभी, मतलब बस एक हफ्ता मुश्किल से आप परेशान हो जाइए, एक हफ्ता परेशान हो जाइए, बट आपको जिंदगी भर परेशान नहीं होना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। मतलब बस अभी मेहनत कर लो, बाद में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी पापा की तरह बोल रहा हूँ कि कॉलेज मिल जाए तब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट करने की जरूरत होती है आगे भी, बट हाँ आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो मैंने बताया था आपको n बार चला प्लस n बाई 2 टाइम चला प्लस
n/3 टाइम चला, एंड सो ऑन 1 टाइम चला। ठीक है जी, n कॉमन ले लो हर जगह से, n आपने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन 1/n। अब आपको थोड़ी सी भी गणित आती होगी तो ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन इज दी सीरीज ऑफ व्हाट, log n। log n की सीरीज है जी, तो ये log n की सीरीज है तो आंसर हो गया n log n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, ऑर्डर ऑफ n log n। ओ ओमेगा, इसको आप ओमेगा भी लिख सकते हो, इसको आप थीटा भी लिख सकते हो। ओमेगा, थीटा और इन ओ को आपको अभी ध्यान नहीं देना है, हम बाद में पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी आपका गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कहाँ से, मेन से स्टार्ट है जी, मेन से स्टार्ट है। आई को हमने 1 मान लिया जी, जे को हमने 1 मान लिया। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे दिख रहा है बस वैसे वैसा करते रहो। ठीक है, बस मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि लूप कितनी बार चल रहा है या अंदर की स्टेटमेंट कितनी बार चल रही है। जैसे जैसे दिख रहा है मैं आपके सामने देखो वैसा वैसा करूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर अभी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट में पकड़ आ गई होगी तो इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश करो, आपको शायद आंसर आ भी जाए। ठीक है, अब मैं बता ही रहा हूँ, चलो। तो आई को हमने 1 से स्टार्ट करा, जे को 1 से स्टार्ट करा, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n, हाँ ट्रू है। सिंस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n, हाँ ट्रू है, तो अंदर वाली स्टेटमेंट एक बार रन हो गई। ठीक है, तो देखो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n, हाँ 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n है, हाँ ट्रू है, तो अंदर वाली स्टेटमेंट एक बार रन हो गई। अब j++, तो j की वैल्यू 1 थी, अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और यहाँ पर मैंने लिखा है i इज इक्वल टू i प्लस j, तो i की अगली वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2, why 2, क्योंकि j की वैल्यू यहाँ इंक्रीमेंट हो चुकी है, समझे। i की वैल्यू 1 थी, j की वैल्यू भी 1 थी, अब j प्लस प्लस हो गया तो j की वैल्यू 2 हो गई। अब i की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस 2, 1 क्यों, क्योंकि पहले की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस 2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगली j की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3, क्योंकि i प्लस j है। ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू n। इसी तरह हम लोग एक फिर इमेजिनरी वर्ल्ड में जाते हैं और हम लोग मान लेते हैं कि आपका एक आर्बिट्ररी k है, जब तक हमारा लूप चल रहा है, हमारा मेन मकसद रहेगा k की वैल्यू निकालना। तो मैं मान रहा हूँ हमारा लूप k टाइम्स चल रहा है, तो k टाइम्स अगर लूप चल रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, k टाइम्स लूप चल रहा है इज लेस देन इक्वल टू n। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, k इक्वल टू व्हाट, k प्लस 1/2 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा आपका। देखो हम असिम्प्टोटिक वे में निकालेंगे, अगर आप असली आंसर निकालोगे असली आंसर पे आएगा k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 2n, ये आएगा। फिर आपको वो सब करके करना पड़ेगा, मतलब हमें असिम्प्टोटिक आंसर निकालना है k का। ठीक है, तो असिम्प्टोटिक आंसर k का निकालना है तो क्या आएगा, तो असिम्प्टोटिक k का आंसर बस मैं k स्क्वायर ले रहा हूँ और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं 2n। अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी √n है। हमने असिम्प्टोटिक आंसर निकालना है, असिम्प्टोटिक आंसर मतलब जनरलाइज्ड वे निकालना है, बस k की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ n। इसलिए हम इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो समवॉट आंसर ऐसे क्लोज आएगा, तो लेकिन हमने जनरलाइज्ड आंसर ले लिया है तो k की वैल्यू आ रही है √n। ठीक है, तो k की वैल्यू आ रही है √n, तो k की वैल्यू आ रही है √n। तो अब इस 2 को हमने नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि फिर से हम लोग एक जनरलाइज्ड वे निकाल रहे हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन में, हमें ना इनटू 2 से मतलब हमें कांस्टेंट से ज्यादा मतलब नहीं होता जब हमारे पास एक बड़ी यूनिट ऑलरेडी है। ठीक है, जब हमारे पास ऑर्डर ऑफ n है तो हम कांस्टेंट का कुछ नहीं करेंगे, हम कांस्टेंट को नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम असिम्प्टोटिक वे में आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 2n, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी √n, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई आपकी ऑर्डर ऑफ √n। आई होप समझ आया होगा। देखो 1 इज लेस देन इक्वल टू n, हाँ ट्रू है, तो ट्रू है अंदर वाली स्टेटमेंट एक बार चली। फिर 1 प्लस 2 इज आल्सो लेस देन इक्वल टू n, हाँ ट्रू है, तो 2 बार चली। फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू n, तो 3 बार चली। इसी तरह हम लोग k टाइम मान लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k टाइम्स k इज लेस देन n। फिर यहाँ पर हमने ये वाला मैथ का फॉर्मूला लिख दिया जो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, और फिर k स्क्वायर प्लस, अब मतलब k स्क्वायर प्लस, देखो मैं अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही थोड़ी सी कैलकुलेशन, मैंने आपको बताया अगर आपको असिम्प्टोटिक टाइम नोटेशन सीखनी है तो छोटी छोटी चीजों को, मतलब जो बड़ी चीज है बस उसे कंसीडर, मतलब असिम्प्टोटिक कह रहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी सीखनी है तो जो बड़ी चीज है बस उसको ही कंसीडर करके आप आंसर निकाल लेंगे। क्यों उसको ही कंसीडर करके आंसर निकालेंगे,
क्योंकि हम असिम्प्टोटिक वे में आंसर निकाल रहे हैं, हम एग्जैक्ट आंसर निकालने से मैं मतलब नहीं, +1 हो रहा है -1 हो रहा है तो हमें उससे मतलब नहीं। अब मान लो हमारे पास एक जगह k स्क्वायर है और एक जगह k है, तो हम इस k को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं नेग्लेक्ट? क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी बड़ी यूनिट है और हमें एग्जैक्ट आंसर तो निकालना नहीं है, क्यों, है ना, हमें एग्जैक्ट आंसर तो निकालना ही है, इसलिए हम लोग इस k को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मान लो हमारे पास k क्यूब है, k स्क्वायर है, k है, तो हम इस k को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, k स्क्वायर को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं और k3 को रख सकते हैं। व्हाई? क्योंकि k3 ऑलरेडी बड़ा है, तो ठीक है तो हमारे पास जब बड़ी यूनिट है तो हम स्मॉलर यूनिट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, देखो k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 2n। अब देखो हमारे पास k स्क्वायर है प्लस k है, तो ये बड़ी, ये क्योंकि ये बड़ी यूनिट है तो हम इस k को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस k को नेग्लेक्ट कर दिया तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 2n बचा और k इज इक्वल टू अंडर रूट 2n बचा, ठीक है। अब हमारे पास एक n के टर्म में है, एक 2 के टर्म में है, तो हम लोग इस 2 को हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि ये कांस्टेंट है और हमारे पास ऑलरेडी एक अंडर रूट n बड़ी चीज है, ठीक है। तो हमने इस अंडर रूट n को हटा दिया, अंडर रूट n को हटा दिया और यहाँ पर रख दिया अंडर रूट n, तो ये अब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू अगेन ऑर्डर ऑफ रूट n और थीटा ऑफ रूट n और ओमेगा ऑफ रूट n, कुछ भी लिख लो, इन चीजों में अभी ध्यान नहीं देना है, बस आपको एक मतलब अब बता दे रहा हूँ ताकि बाद में आप कंफ्यूज मत हो, और जब वो टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप वापस आइएगा वन टाइम और देख लीजिएगा कि ये क्यों लिखा था सर ने भैया ने, कुछ भी कह लो, गाली भी दे सकते हो, ठीक है। चलो तो यही था इस वीडियो के लिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल दीज क्वेश्चंस। अगर आपको आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। महाकाल के आशीर्वाद से बाय बाय, टेक केयर, बाय।